नमस्ते। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये जीवनी राहुल रामागुंडम साहब ने लिखी है। मैं उसके छोटे छोटे चार चार एपिसोड का एक चार चार चैप्टर्स का एक एपिसोड बना रहा हूँ। आज तीसरा एपिसोड है। बुक की सिनॉप्सिस एक तरह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अ, अच्छा होगा आप ये बुक पढ़ें, लेकिन अगर टाइम ना हो तो एक सरसरी तौर पे इस बुक के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 8 तक पिछले एपिसोड में बता दिया था। अब हम चैप्टर 9 में चलते हैं। चैप्टर 9 जो है वो है वेयर इज द अंडरग्राउंड। नाउ ये मैं किताब का एक बार फिर से आपको कवर दिखा दूं। वेयर इज द अंडरग्राउंड, मतलब जॉर्ज के पास जो दस्तावेज थे और उनके दोस्त मित्रों से कुछ मिल के राहुल जी ने मेहनत करके इसको किया है। 10-12 साल रिसर्च की इस पे। देखिए, कोई भी किताब होगी तो उसके अपने कुछ रहेंगी। कुछ लोगों को लगेगा कि उनसे बात नहीं हुई, कुछ लोगों को लगेगा मैं बहुत करीबी था। वो एक किसी भी बट नेचुरल बट एक मोर और लेस स्टोरी लाइन इंटैक्ट है। चैप्टर 9 में जब ये वेयर इज द अंडरग्राउंड, ये जब बड़ौदा डायनामाइट केस में फरार थे और उस बड़ौदा डायनामाइट को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उन दिनों की इस घटना को उन्होंने सिलसिलेवार किया है। अ, कैसे स्कीम बना रहे थे, क्या-क्या कर रहे थे, उनके प्रोग्राम्स क्या हो रहे थे, इत्यादि, इत्यादि। इसके बहुत डिटेल्स में है। भरत पटेल, शरद पटेल, इनका नाम बहुत से लोग हैं। अ, ये कोई आपको अगर जासूसी उपन्यास अच्छा लगता हो, जेम्स हेडली चेज़ इस टाइप, तो ये थोड़ा उस तरह का सस्पेंस चलता रहता है। एक एक स्टोरी लाइन है, और अगर आपको मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बारीकी से लिखा है। कब कहाँ गए, कैसे आए, कैसे नहीं गए, वो बहुत डिटेल में है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। फिर वो कैसे जॉर्ज के अगल-बगल के लोग गिरफ्तार होना शुरू हुए। कैसे उनके भाई माइकल फर्नांडिस गिरफ्तार हुए। फिर कैसे लैला जी की सुरक्षा आवश्यक थी, तो कैसे लैला जी अमेरिका चली गईं, इत्यादि, इत्यादि। एक चीज़ मैं इसलिए, क्योंकि एक कहीं राहुल रामागुंडम साहब ने ये लिखा है, इसलिए मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूँ। उन्होंने एक विजय नारायण जी हैं। विजय नारायण बनारस के हैं, पुराने समाजवादी हैं। अ, मतलब बहुत आंदोलनकारी रहे हैं। उनके बारे में एक जगह कहीं एक रेफरेंस आया है, और ऐसा एक एक कोट अनकोट है कि विजय नारायण जी जौहर के नाम पर पैसा कलेक्ट करते थे। और फिर उनके जो वो वहाँ के संपर्क सूत्र राधे श्याम जी थे, वो कैसे गिरफ्तार होते हैं। मैं थोड़ा 1-2 चीज़ें इसलिए दर्शकों को क्लियर करूँ। ये फैक्ट हो सकता है कि जॉर्ज के नाम पर, लेकिन जो मैं विजय नारायण जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और मैं ये इस बात इस वजह से कह रहा हूँ कि जैसे विजय नारायण जी कभी-कभी हमारे दफ्तर आते हैं। वो लिख सकते हैं, और ऐसा कई बार हुआ, उन्होंने वो कभी दफ्तर आए, उन्होंने कहा कागज़-वागज़ दे दो, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। उन्होंने एक 8-10 पेज का एक आर्टिकल लिख दिया, मेरा पेपर छपता था, और उन्होंने कहा कि उसका भई ज़रा इतना पैसा दो, मुझे 200-400 रुपए दे दो। वो कोई 1000-2000 नहीं है, लेकिन ये समाजवादियों का पुराना रहा है कि इनको 2-400 रुपए अपने चलने के लिए होता है। ये कोई अपनी संपत्ति उससे नहीं बनाते हैं। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये उस समाजवादी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, या वो ये कहना कि वो जॉर्ज के नाम पे पैसा लेते थे, ये थोड़ा मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा है कि इसका क्लैरिफ़िकेशन चाहिए था। दूसरा एक जॉर्ज के साथ का, क्योंकि अभी वो जीवित हैं ये लोग, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ। जैसे विक्रम राव साहब के लिए इन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे जब ये कुछ लोग गिरफ्तार होने लगे, और धीरे-धीरे जो बड़ौदा डायनामाइट के जितने लोग थे, सबकी गिरफ्तारी होने लगी। तो के विक्रम राव का अहमदाबाद से नागपुर ट्रांसफर हो जाता है। वो ही इज़ ऑन हिज़ वे टू दिल्ली, और फिर वो ये तय करते हैं कि मैं समर्पण कर दूँगा। और फिर वो वापस जाते हैं अहमदाबाद, और उनका कहना ये है कि मेरा परिवार है। उनका जस्टिफिकेशन ये था कि मेरा परिवार है, वो कैसे इसको सहेगा इस उसको। और इसलिए जो वर्ड यूज़ किया है, वो लिखा है कि ही केव्ड इन। तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, और उसके बाद ये भी है कि जॉर्ज के साथी, मतलब हर हर आदमी का है कि कैसे-कैसे जॉर्ज के बहुत से साथी अ, अप्रूवर बन गए, पुलिस विटनेस बन गए, इत्यादि, इत्यादि। और ये भी है कि जॉर्ज के जो ज़्यादा करीबी थे वो ये हुए। भाई जॉर्ज के बड़ौदा डायनामाइट जैसा आप केस कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा करीबी है वही होगा। आई एम यूजिंग पेज 264 में लिखा गया है, बट द फैक्ट इज़ दैट दोज़ क्लोज़ेस्ट टू जॉर्ज ब्रॉट द पैक ऑफ कार्ड्स क्रैशिंग डाउन।
हरदम जो जिस तरह की आप बड़ा डायनामाइट की योजना बना रहे थे, उसमें बहुत क्लोज लोग ही रहेंगे। खैर, अब हम आ जाते हैं चैप्टर 10 पे। मैंने इस चैप्टर को 9 में बहुत डिटेल ये चैप्टर है, मैंने 10 पे आ गए हैं, चेन्ड एंड फेटर्ड। ये जॉर्ज का है जब जॉर्ज पकड़े जाते हैं। कैसे 10 जून 1976 1976 में कलकत्ता के सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च में जॉर्ज साहब की गिरफ्तारी होती है, वहाँ वो रहते हैं, एक पादरी रहते हैं और विजय नारायण जी रहते हैं। उसका काफ़ी डिटेल दिया है। अ, कैसे-कैसे जाते हैं, कैसे पुलिस ट्रेल करती है, क्या होती है, ये डिटेल में अगर आप किताब में चले जाएँगे तो बेहतर है कि आपको वहाँ काफ़ी अच्छा डिटेल मिलेगा। अ, जॉर्ज साहब जब गिरफ्तार होते हैं और पुलिस उनके ऊपर कहती है कि आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, तो वो बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि मैं 25 जून 1975 जिस दिन इमरजेंसी लगी थी और 10 जून 1976 जब वो पकड़े गए, करीब 1 साल वो फरारी में रहते हैं, तक की अपनी एक्टिविटी पर कोई भी स्टेटमेंट देने से वो मना कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं। फिर जॉर्ज साहब को कोलकाता से दिल्ली लाया जाता है। पहले रेडफोर्ट के जो आईबी की सेल है वहाँ रखा जाता है, फिर तिहाड़ जेल भेजे जाते हैं, फिर हिसार जेल भेजे जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। जब जॉर्ज की गिरफ्तारी होती है जॉर्ज साहब की, तो उस समय लैला जी भी उनके मतलब उनकी जान को लेके, उनकी वेल बीइंग को लेके परेशान होती हैं। वो विदेश में एक तरह से कैंपेन चलाती हैं टू सेव जॉर्ज। उस समय का एक इन्होंने ये भी बताया, सोशलिस्ट इंटरनेशनल का एक स्टेटमेंट आता है, जो इंदिरा गांधी को एड्रेस होता है और उसमें वो कहा जाता है कि यू यू शुड बी फेयर टू जॉर्ज फर्नांडिस। और उसमें कारण ये कहा जाता है सोशल इंटरनेशनल की तरफ से कि जिससे रेपुटेशन ऑफ द इंडियन लोकतंत्र, जो हिंदुस्तान की इंडियन रिपब्लिक मतलब भारत के लोकतंत्र की रेपुटेशन के लिए आपको इसमें फेयर होना पड़ेगा, जो भी आप पे इसमें मुकदमा चलेगा। तो अच्छा, वो सोशलिस्ट इंटरनेशनल की तरफ से वो साइन करते हैं। जर्मनी के जो चांसलर उस समय का था विली ब्रांड, स्वीडन के ओलफ पाल्मे, ऑस्ट्रिया का ब्रूनो क्रेस्की। ये मतलब देश के जो दुनिया के जो बड़े सोशलिस्ट आंदोलन के लोग हैं, वो जॉर्ज के लिए साथ में उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर एक और वाकया है जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो इसलिए कि वो जो विजय नारायण जी के हवाले से उसको भी कहा गया है। पेज 278 पे, पेज 278 पे विजयनारायण जी को लेके, अब दोनों लोग जीवित हैं और दोनों लोग इसमें अगर कुछ स्टेटमेंट देना चाहें, ये कहा गया है, मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूं इसको। विजय नारायण ऑलवेज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन इन द 1990s. He would paint Jaya Jetli disreputably, telling the world that she and her daughter were pimping themselves to politicians. Would repeatedly state that this weakness of George was his undoing. देखिए, विजय नारायण जी का एक ये कहना, मतलब मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई सोशलिस्ट अगर है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जनरली महिलाओं के प्रति सोशलिस्टों का एक जनरल आदर होता है और बराबरी की बात करते हैं। हाँ, ये जो बात वो कह रहे हैं कि जया जी और उनकी लड़की के लिए पिंपिंग का, ये एक एक सिर्फ विजय नारायण जी नहीं, उस समय जॉर्ज के जो भी नजदीकी लोग थे उनको लगता था ये। क्योंकि जया जी का ना कोई बैकग्राउंड था, ना उन्होंने कोई संघर्ष किया था, ना कोई आंदोलन किया था, ना कोई ऐसा काम करती थी। वो एक एनजीओ चलाती थी, जिस जो एनजीओ एक प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट मेकिंग था, कोई ऐसा नहीं था। तो वो ज़रूर लगता था। और मुझे मुझे ये भी है कि जो विजयनारायण जी का ना कि वो जो वीकनेस ऑफ जॉर्ज वाज़ हिज अनडूइंग, ये भी मैं इसको सही मानता हूँ। क्योंकि जॉर्ज के जो प्री एनडीए डेज़, जब वो एनडीए में नहीं आए थे, कन्वेंशन नहीं बने, तो उसके पहले के जो साथी जो इनके साथ जीने मरने को तैयार थे, उनको ज़रूर, मेरा भी ऐसा मानना है कि जया जी ने उनको जॉर्ज से दूर करने में एक महत्वपूर्ण रोल किया था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात की सब लोग नए-नए लोग हैं जो इस समय जो दिखाई देते हैं और जो जॉर्ज के लिए बात करते हैं। पुराने लोग एक भी नहीं है इसमें। अ, तो अच्छा, मेरा मेरा एक थोड़ा-सा ये है कि मैं उसको नहीं, आप इसको पढ़ेंगे। थोड़ा लेखक ने काफ़ी लोगों को डिमीन किया है। मतलब मैं इसलिए रामागुंडम साहब की इस चीज़ से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि उस समय उस परिप्रेक्ष्य में किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने क्या किया, किसकी क्या कमजोरी थी, लोग कितने किस बैकग्राउंड से आ रहे थे। तो वो आप खुद पढ़िए और अपना निर्णय लें। अ, फिर एक एक वो होता है, फॉर्मेशन ऑफ बड़ौदा डायनामाइट डिफेंस कमिटी बनती है 23 दिसंबर 1976 में। जेबी कृपलानी जी उसके हेड होते हैं। और वो एक इंटरेस्टिंग है जिसमें रामागुंडम साहब ने रिसर्च करके अच्छा लिखा है। और उस समय जेपी इसके लिए फंड की अपील भी करते हैं।
जेठमलानी साहब, राम जेठमलानी साहब अरेस्ट से बचने के लिए विदेश में रहते हैं और फिर कहते हैं मेरी लड़की इसको करेगी, और फिर वो पैसे की बार्गेनिंग आर्गेनिंग होती है, बाद में मामला नहीं बन पाता है। वो भी एक वो रूप भी दिखाता है कि जैसे बहुत से लोगों ने बाद में कहा ना कि इमरजेंसी में मैंने ये किया, मैंने ये खोया, वो खोया। इमरजेंसी के समय कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसा अवसर भी था, जिस समय कुछ लोगों ने अपने मतलब पैसा कमाने का कह लीजिए या उस तरह की बातें भी की थी। एक चीज़ ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेखक ने बहुत हाइलाइट नहीं किया है, लेकिन लिखा ज़रूर है। जौहर साहब को जब ये हुआ था तो एआईआरएफ जो उनका रेलवे का उससे हटाया गया। उनको बॉम्बे टैक्सीमैन एसोसिएशन जो उनकी बनाई हुई थी, उससे उनको एक्सपेल किया गया और केवल म्युनिसिपल मज़दूर यूनियन जो थी, वो उनके साथ खड़ी रही। मुझे याद है जगदीश देशपांडे झूला लेके मज़ वो तो हॉस्पिटल वाला देखते थे, म्युनिसिपल मज़दूर यूनियन में भी वो हॉस्पिटल वाले पार्ट को देखते थे। पर इन लोगों की का मेंशन नहीं है जगदीश देशपांडे का, मुझे लगता है उन लोगों कुछ लोगों का और मेंशन हो जाता तो अच्छा था। अ, फिर इसमें आता है जॉर्ज फर्नांडिस का ऑपोज़िशन। और जॉर्ज फर्नांडिस ये जो 4 पार्टी मिलके जनता पार्टी बना रही थी, उसके विरुद्ध थे। उनका इनिशियली ही वाज़ अगेंस्ट दैट। उसमें ये भी है कि सुरेंद्र मोहन जी कैसे आरएसएस को क्लीन चिट देते हैं और कैसे जॉर्ज के सामने कहते हैं, भई इनके साथ मिल जाना चाहिए। सुरेंद्र मोहन जी और जॉर्ज फर्नांडिस के आपस की खींचतान दिखाते हैं। देखिए ये बहुत जो भी सोशलिस्ट आंदोलन में रहा जानता है, सोशलिस्ट नेताओं के आपसी मतभेद बहुत गहरे थे। और पर मुझे मुझे ये लगता है वो एक ऐसा आंदोलन है कि जिसकी वजह से शायद सोशलिस्ट आंदोलन उस तरह से सफल भी नहीं हो पाया। क्योंकि जो उनके साथ थे, उनको शायद ये बुरा लगे, जो सोशलिस्ट आंदोलन। लेकिन जो न्यूट्रल है, जो नया है, जिसको नहीं है, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन समझने के लिए ठीक किया है लेखक ने, क्योंकि ये एक सोशलिस्ट आंदोलन की एक इनहेरेंट वीकनेस है कि जो आपस के लीडर बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को वो देख नहीं सकते हैं। फिर आते हैं जॉर्ज फर्नांडिस का मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने की बात पे। जेल में ही जॉर्ज फर्नांडिस जब चुनाव के लिए पहले मतलब लड़ते हैं, जेल में ही रहते हैं। फिर वो चाहते हैं कि उनको ट्रांसफर जेल से मतलब दिल्ली जेल से या हिसार जेल से मुजफ्फरपुर कर दिया जाए। सरकार नहीं मानती है और फिर जॉर्ज आमर अच्छा जॉर्ज का भी ये वाला बिल्कुल क्लियर था ना कि किसका क्या इफेक्ट होगा। जॉर्ज 11 मार्च को आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। 16 मार्च को वोटिंग होती है। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जॉर्ज साहब की माँ आती हैं वहाँ, वो भी कैंपेन कर रही थी मुजफ्फरपुर में, और वो उनका अनशन तोड़वाती हैं। तो मतलब वोटिंग वाले दिन अनशन समाप्त होता है और यहीं पे चैप्टर 10 भी समाप्त होता है। चैप्टर 11 जो है वो जनता डेज़ की बात करता है। जनता डेज़ पुराना वाला मतलब 75 77 से 80 वाला। उनको चुनाव लड़ने के लिए मतलब मुजफ्फरपुर की बात से शुरू होती है ये चैप्टर। मधुरिमा का बहुत दबाव रहता है और कर्पूरी ठाकुर जो बाद में मतलब थोड़ा खींचतान थी। ये दोनों लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। जॉर्ज फर्नांडिस 3 लाख वोटों से जीतते हैं और फिर मधुलिमा उनको फोर्स करते हैं। जॉर्ज इंटरेस्टेड नहीं थे उनको मंत्री बनने के लिए। शुरू में जॉर्ज फर्नांडिस को पीएनटी पोस्ट एंड टेलीग्राफ मंत्री बनाया जाता है, जो जो उनके स्टेचर के हिसाब से उसके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं था, मतलब उनका बहुत छोटा डिपार्टमेंट था। लेकिन जॉर्ज जिसको कहते हैं ना अपने अपने काम से अपने उस अपनी मेरिट पे वो धीरे-धीरे 4-6 महीने के अंदर ही उद्योग मंत्री बनते हैं और वो केवल यही नहीं, वो मोरारजी देसाई के बहुत चहेते मंत्री हो जाते हैं। ये भी एक गुण था जॉर्ज में और गुण इसलिए था कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे, सबसे ज़्यादा पढ़ते थे, सबसे ज़्यादा नु मतलब कुछ भी लिखा-पढ़ी का काम हो उसके लिए तैयार, बोलने का अच्छा काम हो उसके लिए तैयार, तो शायद ये कारण भी थे। लेकिन मोरारजी देसाई का जो एक सबसे बड़ा इसमें है जो जो लेखक ने लिखा है और इन पासिंग रेफरेंस में लिखा है, वो था कि मोरारजी देसाई की जो यूरिन थेरेपी थी, स्वमूत्र पीते थे, जॉर्ज साहब ने वो उनसे लिया था और फिर हम बाद के दिनों तक जॉर्ज साहब स्वमूत्र पीते रहे थे और अपना बहुत से लोगों को उनको लगता था कि उससे उनका उपचार हो जाएगा। फिर लैला जी वापस आती हैं विदेश से 2 महीने मतलब जब सरकार बन जाती है उसके बाद और फिर जॉर्ज फर्नांडिस एज़ उद्योग मंत्री का डिटेल है कैसे उन्होंने कोका कोला को अ, मतलब कोका कोला को देश से बाहर निकालते हैं और उनको ये लगता वो वही कारण कि आप अपना फ़ॉर्मूला बताइए। वो इंडियनाइज़ेशन करना चाहते थे इन सबका और सब कैसे जो कोल्ड ड्रिंक 77 लॉन्च होती है।
फिर वो आईबीएम को भी निकालते हैं और आईबीएम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि बाद के दिनों में अजीम प्रेमजी का उन्होंने कोट किया है कि कभी उन्होंने ये कहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस के उस आईबीएम को निकालने के एक्शन से ही जो इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री थी उसका इंडियनाइजेशन हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री का इंडियनाइजेशन हो पाया और उसके लिए लोकल लोगों को एक बहुत फ्लिप मिला, उनको एक ऐसा स्पेस मिला जहां पे वो अपने को एस्टैब्लिश कर पाए। जॉर्ज का एक बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है जो जनरली नहीं बोला जाता है। जॉर्ज ही थे जब उद्योगपति होते हुए मई 1978 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का एक कंसेप्ट किया था, जो अगर आज भी जैसे यूपी में तो मैं देखता हूँ, बाकी स्टेट में भी होगा ही, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर डीआईसी हर जगह था। और वो अच्छा बुरा वो अलग बात है, वो तो एक लार्जर क्वेश्चन है, लेकिन जो भी उद्योग थे छोटे बड़े मझोले, उनके लिए वो जरूर एक काम करता था। फिर बहुत डिटेल में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की बात और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को कैसे हैंडल करना होता है, वहाँ के सांसद की क्या समस्याएं होती हैं, छोटी-छोटी चीजें लोग लेके आते हैं, हेल्थ इश्यूज, ये वो, रोड नहीं ठीक है, पुलिया नहीं ठीक है, उसको खूब डिटेल में लिखा है। आप जब पढ़ेंगे तो मतलब मैं उसको इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो मैटर ऑफ बहुत डिटेल है। फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट की बात होती है, जॉर्ज फर्नांडिस का नवंबर 1978 में वो एक बार इस्तीफे की बात करते हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं मानते मोरारजी देसाई और कंटिन्यू रखते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जो जो इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जेपी का एक पत्र है मोरारजी देसाई को, और जिसमें वो कहते हैं कि आरएसएस की कम्युनल पॉलिटिक्स को रोकने में मोरारजी देसाई इसको रोकने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि तब तक वो जमशेदपुर दंगा, अलीगढ़ दंगा ये सब हुआ था और जेपी इससे क्षुब्ध थे। फिर वो फेमस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वाईबी चौहान ने किया था, उसपे 12 जुलाई को जॉर्ज फर्नांडिस सरकार के पक्ष में बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं और फिर रिजाइन करके 15 जुलाई को उस मोरारजी देसाई को छोड़ के चरण सिंह के साथ चले जाते हैं, जिसका जीवन भर मतलब उनके ऊपर एक ये हरदम एक स्पॉट लगा रहा कि उन्होंने कुछ लोग कहते हैं धोखा दे दिया, कुछ लोग कहते हैं, उसका बहुत डिटेल में उस इंसिडेंट को खूब डिटेल में अगर समझना हो तो यहाँ पे उसका बात बिल्कुल है और जॉर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या-क्या कारण थे और क्यों-क्यों उन्होंने ये किया, ये बताया। उसमें मधु नेमा जी के रोल की बात बहुत क्लियर है। मधु नेमा जी को कभी जब मोरारजी देसाई ने रामायण का में जो धोबी का जो रो था, उस तरह से कहा था, उसलिए उनकी व्यक्तिगत जो मैं मुझे वर्ड बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, खुंदक वर्ड होता है, अच्छा वर्ड नहीं है। तो मोरारजी देसाई से जो उनकी खुंदक थी, उसको सेटल करने के लिए कहीं मधुलिमा का बहुत ज़्यादा प्रेशर और प्रभाव था जॉर्ज के ऊपर, ये छोड़ के तुम इधर आओ। फिर ये दोनों लोग जो राजनयन जो 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 जनरली उनकी और इनकी पॉलिटिक्स अलग-अलग तरह की होती थी, हालाँकि दोनों सोशलिस्ट थे। वो जो जनता पार्टी सेक्युलर बनाते हैं, ये लोग उसको जॉइन करते हैं, फिर जनता पार्टी सेक्युलर लोकदल बन जाती है चरण सिंह के उसमें, और फिर मधु लेमा और जॉर्ज फर्नांडिस को जॉइन कर लेते हैं। इस समय का एक इंटरेस्टिंग और वो है जो जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं बता दूं, ये वो समय है जब जॉर्ज साहब पैंट शर्ट छोड़ देते हैं, जब ये सब जनता पार्टी के मतलब जब बाहर हो रहे हैं और लोकदल बन रहा है, उस समय का ही है। कुर्ता पैजामा छोड़ के जॉर्ज साहब फिर सारी उम्र फिर कुर्ता पैजामा, माफ कीजिएगा, पैंट शर्ट छोड़ के फिर कुर्ता पैजामा में आ जाते हैं। हालांकि उस समय का एक समय ऐसा भी था जब वो धोती पहनने की कोशिश करते थे, लेकिन वो धोती को नहीं उतना कर पाए और फिर वो सब पूरे जीवन उन्होंने कुर्ता पजामा पहना, जिसको वो स्वयं धोते थे। यहाँ पे चैप्टर 11 खत्म हो रहा है, 2 चैप्टर और बचे हैं, वो मैं अगले एपिसोड में करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक आध लोग अगर कोई इससे रिलेटेड हो, उनसे भी कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन इन 11 चैप्टर के साथ इसकी कथा यही खत्म होती है। किताब अच्छी है, अगर आप खास करके वो लोग जो जॉर्ज फर्नांडिस को जानते हैं या उनके बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए इस किताब को अगर आप लेके पढ़िएगा तो आपको काफी कुछ चीजें इसमें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।